हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और आज 99% श्योर हूँ मैं लास्ट क्लास है, क्योंकि अरेनियस में पढ़ा चुकी हूँ। अरेनियस के कुछ टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल करा देती हूँ और कोलिजन थियोरी करा देती हूँ और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर, ठीक है। चैप्टर एंडिंग पे हो गया, खत्म हो गया। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, नीट और जेई के पीवाईक्यूज है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी का साथ कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। थियोरी वाले टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगी बच्चे, क्योंकि नीट में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, करेक्ट ऑप्शन या AR वाला, तो तुम फंस जाते हो, है ना। एज वेल एज आप जेई में भी इसी तरह से ना थियोरी वाले क्वेश्चन में फंस जाते हो। मैथ्स वाला बच्चा तो 99% चांसेस है फंसने का, तो उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, है ना। और अच्छे से पढ़ा ही रही हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास PDF के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। पिछले टर्न में हमने डिस्कस किया था अरेनियस इक्वेशन। एक बार थोड़ा सा वापस बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन ईजी रहेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो, अरेनियस ने कहा था आप ले लो रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA/RT, याद है, ठीक है। वापस डिटेल में नहीं समझाऊंगी, मैं सिर्फ इक्वेशन बता रही हूँ। तो K था बेटा रेट कांस्टेंट, A है अरेनियस कांस्टेंट या कोलिजन फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट टर्म पे हमने फ्रीक्वेंसी फैक्टर नहीं लिखा था, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी लिख सकते हो। कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, कैसे तो अभी आएगा, तो मैं समझाऊंगी कोलिजन थियरी से रिलेट करके। फिर EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। थोड़ी देर बाद में तुम डिस्कस करोगे कि ये EA/RT जो है बच्चे, EA/RT जो है ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स whose energy is equal or greater than एक्टिवेशन एनर्जी। या तो इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या बच्चे उससे ज़्यादा ही है, तो ये है EA/RT, ठीक है। वैसे ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, K आपका रेट कांस्टेंट है और A जो हमने नहीं लिखा था कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ये पॉइंट हम आगे अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, लिख मैं पहले ही देती हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि आप ऐसा करो, अरेनियस इक्वेशन में अब ये फाइंड कैसे करेंगे, तो तुम लॉग लेके फाइंड करोगे तो लॉग ले लो। तो हमने कहा था देखो ln K इक्वल्स टू ln A माइनस EA/RT, ठीक है। EA कैलकुलेट करना है तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर ले लो और 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट भी ले लो। तो मैंने एक इक्वेशन और समझाई थी, ln K2/K1 इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे EA अपॉन R और यहाँ था T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। तो ये तीनों हमारी अरेनियस इक्वेशन है। फिर बच्चों मैंने आपको एक ग्राफ भी एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको कहा था भाई एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट सीधा सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो डायरेक्ट कन्वर्ट तो नहीं होगा, है ना। ग्राफ था आपका एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सब पढ़ा चुकी हूँ बेटा, सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। जिसने नहीं पढ़ रखा है वो इसका पिछला वाला वीडियो जरूर देखे, है ना। आपको आई बटन में मिल जाएगा लास्ट वाला वीडियो, वो पहले वो क्लास देखो फिर ये क्लास देखो और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, फटाफट समझा रही हूँ क्योंकि ये अभी सब रिलेट होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे, मैंने आपको कहा था कि एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कभी भी सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे आप 12 से 13 में आओगे, एक क्लास जंप करोगे, है ना, तो एग्जाम दिए बिना तो अगली क्लास में आओगे नहीं, तो एक बैरियर क्रॉस करना है, तो इसका भी ये बैरियर है। अब अगर ये कह रहा है कि भाई इतनी एनर्जी मुझे पकड़वा दो, इतनी एनर्जी मुझे दे दो ताकि मैं इस बैरियर को क्रॉस कर लूँ और मैं आगे चला जाऊँ, तो ये एनर्जी मेरी एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम कहेंगे ठीक है। अब मैंने इसको 0 से नहीं बनाया, है ना, तो मैं कहूँगी गैस मॉलिक्यूल है, खुद की कोई ना कोई तो काइनेटिक एनर्जी होगी, गैस मॉलिक्यूल को शांत तो बैठा नहीं होगा, तो कहेंगे हाँ। तो बेटा अगर ये मैं 0 से ये पूरी एनर्जी काउंट करूँ ना, तो ये पूरी एनर्जी जो है ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना बच्चे।
पूरी एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब इन्वॉल्व एनर्जी इंक्लूडिंग एनर्जी नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की खुद की एनर्जी प्लस एक्स्ट्रा जो मैंने प्रोवाइड करी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एनर्जी इन्वॉल्व ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, भाई इतना तो मुझे आता ही है, इतना कोई मुझे बता दे तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो दोनों मिला के जो है ना बच्चे दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई हिंदी में पढ़ रहा है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को देहली ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो हम कहेंगे ओके चलो एक्टिवेशन एनर्जी और इन्वॉल्व एनर्जी मिला के थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन हमने लास्ट टर्म पे लिखा था। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो हम कहेंगे मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई एनर्जी ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। हमारे पास खुद की कितनी है प्लस एक्स्ट्रा कितनी चाहिए ताकि हम इस बैरियर को क्रॉस कर पाए। इतनी बात क्लियर है। तो हम कहेंगे हाँ सिंपल सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो बेटा ये वापस आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही दे रहा है ना। ये कर्व क्या कर रहा है तो हम कहेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। यही चीज आपको वापस समझाई जा रही है किसके थ्रू, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये कह रहा है मान लो एक, चलो मान लो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, या मान लो 12th के बच्चे हैं। चलो 100 के 100 बच्चे जो है वो क्लास 12th में हैं, 12th की तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें। अब 100 बच्चे तो 95% मार्क्स लाएंगे नहीं, है ना। और 100 बच्चे ऐसे भी नहीं होंगे कि 100 के 100 60 से बिलो आ गए। तो हम कहेंगे नहीं, कुछ बच्चे हो सकता है फेल हो जाए, कुछ बच्चे 33% भी अटक जाए, कुछ 50 वाले होंगे, 60 वाले होंगे, 70 80 90, है ना। और 99% अब तो 100 भी आते हैं मार्क्स, है ना। तो फुल मार्क्स वाले भी होंगे। अब मैं कहूँगी एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो बहुत सारे मॉलिक्यूल करते हैं, एक एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर एक्सप्लेन करो। तो एक एक बच्चे की जानकारी नहीं रख सकते, सिमिलरली एक एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, 100 में तो फिर भी मैं काउंटिंग कर लूँ 1 लाख बच्चे, एक एक बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करो तो पॉसिबल नहीं, है ना। मान लो बोर्ड एग्जाम्स में कितने बच्चे बैठने हैं, तो मेरे वहाँ 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, चलो तो 10 लाख बच्चे के बिहेवियर को तो स्टडी नहीं कर सकते। अब यहाँ तो पक्का है कि 10 लाख में से कुछ फेल भी होंगे, कुछ मेरिट में भी आ जाएंगे, कुछ 60% वाले भी होंगे, 70 भी होंगे, 50 40 30 हर तरह का बच्चा हमें मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से एक केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं पार्टिसिपेट करने वाले, लेकिन एक एक के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे भाई पर्टिकुलर वो मॉलिक्यूल जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, एक्टिव मॉलिक्यूल से जो आपस में टकरा के अपनी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, है ना। एक सफिशिएंट एनर्जी जो है वो मैं मान लेती हूँ भाई इतने मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी है। ठीक है, वही क्या करते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल मॉलिक्यूल्स हो गया NT, और मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी E है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है ना, तो वो है NE। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मिलके क्या कह रहे हैं कि आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे NE/NT यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स और मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ खींच लो कि भाई इतने मॉलिक्यूल कितनी है, इतने मॉलिक्यूल की इतनी है, ऐसे करके ग्राफ खींच लो। ठीक है, तो देखो इन अ केमिकल रिएक्शन ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज डू नॉट हैव सेम एनर्जी। सबकी एनर्जी तो बराबर नहीं, सो इट इज डिफिकल्ट टू मेक एन एक्यूरेट प्रिडिक्शन अबाउट द बिहेवियर ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। हम एक मॉलिक्यूल को स्टडी तो नहीं कर सकते। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने आपको सजेस्ट किया है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये ग्राफ है बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स NE/NT एंड काइनेटिक एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन क्या कहते हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन में टोटल मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम कहेंगे भाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो NT ले लो। ठीक है, अब देखो सबके सब तो है ना भाई क्लास में या बोर्ड एग्जाम में 10 लाख बच्चे बैठे, तो सबके सब तो हार्ड वर्कर प्लस इंटेलिजेंट नहीं है ना। सबका IQ अलग अलग है, सबकी क्वेश्चन को पकड़ने की क्षमता अलग अलग है ना। कोई हिंदी इंग्लिश में अच्छा हो सकता है लेकिन PCM में ख़राब हो जाता है, PCB में ख़राब हो जाता है ना। और किसी का PCM PCB अच्छा है तो हिंदी इंग्लिश में वीक पड़ जाता है।
डिपेंड्स। तो सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, हार्ड वर्किंग अलग अलग होती है, पढ़ाई करने की आर्ट्स अलग अलग होते हैं, है ना। 4 घंटे पढ़ना, 2 घंटे ही समझ में आना, या 15 मिनट ही उसमें से ग्रेस्पिंग पावर होता है। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट डिफर्स। तो हम कहेंगे टोटल तो तुमने 10 लाख बिठा दी, अब उनमें से एक्टिव बताओ कि मतलब ये तो तैर जाएंगे, ये तो 80% से ऊपर ले आएंगे। तो हम कहेंगे ठीक है, Ne वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, या सफिशिएंट एनर्जी भी हम अपने बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, कम से कम इतनी एनर्जी हमारे पास तो है। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूँ कि आप ऐसा करो ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट कर दो। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कहते हैं कि देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, Ne/Nt क्या है, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इसमें ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो ये ग्राफ जो है ना बेटा वो कुछ ऐसा आ रहा है। अब ऐसा मतलब, तो देखो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी हैं हमारे पास, और एक्टिवेशन या बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है ना। ये है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो इतनी है, ये मैक्सिमा यहाँ आ रहा है, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स मान लो, है ना, मैक्सिमा यहाँ इतने मॉलिक्यूल्स एक्टिव, और एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, काइनेटिक एनर्जी हो गई एक तरह से वो इतनी है। ठीक है, और ये बात हम कर रहे हैं टी टेम्परेचर पे। ठीक है, कि भाई एक क्लास में टॉपर्स की संख्या बताओ, तो हम कहेंगे टोटल बच्चे 100 है, टॉपर्स की नंबर जो है Ne मान लेते हैं, और देखो ज़्यादातर जो टॉपर्स है ना उनके परसेंटेज जो है इतने तो है, इससे ज़्यादा भी है ना। मान लो ये 60% आ गया कि भाई जो टॉपर्स है ना 60% तो सभी है, 60 से ज़्यादा वाले भी हैं, 60 से कम वाले भी हैं, लेकिन क्लास में अगर 100 बच्चे हैं ना तो 80 बच्चे ऐसे हैं जिनकी नंबर जो है वो 60 तो आ ही रहे, उससे ज़्यादा भी होंगे, इससे कम भी होंगे, ये कुछ कहना चाह रहा है, ऐसे समझ में आ गया। तो मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि भाई मेरे पास ना एक रिएक्शन में 100 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है। ठीक है, अब मान लो कि भाई ये एनर्जी 50 है, तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल की एनर्जी 50 जूल तो है, इसका मतलब ये नहीं 60 70 80 90 नहीं है 60 भी है, 70 भी, 80 भी है, 90 भी है, 100 वाले भी, और इसका मतलब ये नहीं कि जीरो वाला भी नहीं है, जीरो भी बिल्कुल डीएक्टिव है ना, जीरो तो नहीं होती काइनेटिक एनर्जी, बट लीस्ट मान लेते हैं, तो लीस्ट एनर्जी वाले भी हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात थी हमारे टी टेम्परेचर। अब हमने पहले ही पढ़ा था टेम्परेचर कोफिशिएंट कि अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो स्पीड डबल हो जाती है ना, या कभी कभी 3 गुना हो जाती। तो ऐसा कैसे, तो बोल्ट्जमैन ने इसको फिर से ग्राफ से ही एक्सप्लेन किया है। देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, और काइनेटिक एनर्जी, तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी आई थी, तो हम कहेंगे ठीक है इतनी आई थी, लेकिन ये बात टी टेम्परेचर की थी। जैसे ही हम टेम्परेचर में 10 डिग्री का इंक्रीमेंट लाते हैं तो बच्चे ये हमारा ग्राफ जो है ना ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। जो ग्राफ में नहीं बनाया है ना ये ग्राफ, ये मेरा टी टेम्परेचर पे था, अगर मैं कहूँ कि T+10 तो देखो ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, तो ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, मतलब तो मैं कहूँगी पहले तो ज़्यादातर की एनर्जी 50 ही थी, अब देखो मैक्सिमा नीचे आया है लेकिन ज़्यादातर की एनर्जी 50 से ज़्यादा है ना, ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ये मैं सोचना मैक्सिमम नीचे, पीक नीचे चला गया। पीक क्यों नीचे चला गया, क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेशन थी कि भाई इतने लोगों की एनर्जी इतनी है, अब क्या हो गया, फैल गया, ग्राफ चौड़ा हो गया, ब्रॉड हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया कि भाई ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी नहीं है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी। तो तुम सोचो ये सब तो मेरा प्रॉफिट है ना, और मैं तो इससे आगे ही बढ़ रही हूँ, ये सब तो मेरे को पहले तो नहीं मिला था, अब तो मिल रहा है। और एक्स्ट्रा तो देखो ये वाली चीज़, ये तो पूरी की पूरी क्या है, एक्स्ट्रा है, ये मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी वाले तो थे ही नहीं। तो आप क्या देखोगे कि सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर में फ़र्क लाने पे, फ़र्क दिख रहा है ना, पहले मेरे पास इतना ही फ्रैक्शन था, पहले मेरी एरिया अंडर द कर्व यही था, है ना। अब एरिया अंडर द कर्व, एरिया तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ 1000 मॉलिक्यूल बैठे थे पार्टिसिपेट करने, तो 1000 पहले भी थे, 1000 अब भी है, लेकिन 1000 में से मान लो मैं कह रही हूँ कि 70% जो थे वो टॉपर्स थे, और उनकी एनर्जी जो थी वो 70%, यानी उनके मार्क्स भी 70 थे। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हुआ क्या कि 70% से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यानी 80% 90% मान लो उनकी एनर्जी भी बढ़ गई, उनके मार्क्स भी बढ़ गए। तो ये क्या हुआ, पीक तो डाउन आ गया
लेकिन ग्राफ राइट में शिफ्ट हो गया, ग्राफ चौड़ा शिफ्ट हो गया। यानी मैं ये कह रही हूँ कि अब जो एरिया अंडर द कर्व है ना, वो एरिया अंडर द कर्व जिनमें एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या, जिनके पास पहले एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी, पहले वो फेल हो रहे थे, ऐसे मान लो पहले पार्टिसिपेट नहीं करने वाले थे, या उस ग्राफ को, उस बैरियर को नहीं क्रॉस कर पा रहे थे जो आपको रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए चाहिए। अब क्या हुआ, तो 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाते ही एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ना, सफिशिएंट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या डबल हो गई। मॉलिक्यूल पहले भी 1000 थे, मॉलिक्यूल अब भी 1000 है, लेकिन मैं कह रही हूँ पहले 1000 में से 500 तो मेरे काम के ही नहीं थे, 500 तो ऐसे ही थे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 500 पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, अब उनमें से भी क्या हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यानी पहले अगर एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या मान लो 400 ही थी, तो अब एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या 800 हो गई, डबल हो गई, सिर्फ 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने पे। आगे बात समझ में? तो ये कहना चाह रहा है कि देखो, पहले ज़्यादातर लोगों की काइनेटिक एनर्जी इतनी थी टी टेम्परेचर पे, जैसे ही हम 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो ग्राफ राइट में शिफ्ट होता है, तो भले ही मैक्सिमा नीचे आ जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, अब काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ज़्यादातर लोगों के पास इतना तो है ही है, ऐसे, ठीक है। फिर तो हम कहेंगे देखो, पहले जो एरिया था वो शो कर रहा था टी टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, अब देखो तो T+10 पे रिएक्ट कर रहे, तो देखो रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ गई, है ना। मैक्सिमा के पहले वाले तो मान लो रिएक्ट करते ही नहीं थे, लेकिन अब मैक्सिमा के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा और डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखो, पीक ऑफ द कर्व शोज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स एट टी टेम्परेचर। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ग्राफ जो है राइट साइड में चला जाता है, ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है ना, बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर एनर्जी इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाऊंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी तो उधर जा रही थी ना ग्राफ में, तो ग्राफ जो है इस तरह शिफ्ट हो जाता है। बट द टोटल एरिया इन द कर्व रिमेन्स सेम बिकॉज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी 1। अब पहले भी मॉलिक्यूल 1000 थे, बाद में भी मॉलिक्यूल 1000 है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो पहले एक्टिव नहीं थे वो एक्टिव हो गए, है ना, और जो पहले एक्टिव थे अब उनकी एनर्जी और बढ़ गई, इसलिए मेरी स्पीड जो है लगभग क्या हो गई, दुगनी हो गई। रिएक्शन की स्पीड जो है 10 डिग्री पे 2 टाइम्स हो जाती है, कभी कभी 3 टाइम्स भी हो जाती है, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द एरिया इन द कर्व शोइंग द मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी और मोर एनर्जी बिकम्स ऑलमोस्ट डबल, है ना। भाई जो पहले से ही एक्टिव थे तो उनकी एनर्जी और बढ़ गई, और जो एक्टिव नहीं थे वो एक्टिव हो गए, और जो कम एनर्जी वाले थे कम से कम वो ज़्यादा एनर्जी वाले हो गए, ये चीज़। इसलिए 10 डिग्री का टेम्परेचर में चेंज करने से रेट जो है वो या तो दुगनी हो जाती है या फिर 3 टाइम्स हो जाती है। क्लियर? ये चीज़ मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ग्राफ से एक्सप्लेन करी। समझ में आ गया तुम्हें? यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब हुआ क्या, तो मैं तुम्हें कहूँ कि ना तुम ऐसा करो, एक ग्राफ प्लॉट करो वापस से, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी के बीच में। तो हम कहेंगे ले देखिए, बात तो इतनी थी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट नहीं होता है ना। यहाँ रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे यहाँ रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, इसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। तो ये जो एनर्जी बैरियर है ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, ये है ना। और ये रिएक्शन मैंने कराई है, तो मैं कह रही हूँ भाई ये तो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, अभी तक तो मैंने कैटलिस्ट लिया ही नहीं, तो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या करता है, तो देखो हमने पढ़ा था N2O5 डिकम्पोजिशन, N2O4 बना था, हाफ O2 बना था, तो हम कहेंगे यहाँ फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। अब ये रिएक्शन भी अगर आप देखोगे ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई ना, अगर हम कैटलिस्ट नहीं लेते हैं या लो टेम्परेचर पे कराते हैं, तो पहले 10 दिन में होती, कई बार 15 दिन में होती, 20 दिन में होती, टेम्परेचर बढ़ा दो या फिर आप कैटलिस्ट यूज़ करो तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। तो स्पीड, कैटलिस्ट का रोल क्या है, जैसे मान लो KMnO4 का डिकम्पोजिशन करो या KClO3 का डिकम्पोजिशन करो तो बहुत स्लो प्रोसेस है, कैटलिस्ट ले तो तेज हो जाता है। तो कैटलिस्ट करता क्या है,
तो हम कहेंगे कैटलिस्ट ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। भाई जिस रास्ते से तुम जा रहे थे ना उसको शॉर्टकट कर देता है कि पहले इतना लंबा रास्ता है तो आधे लोग थक जाते थे, बीच में बैठ जाते थे। कैटलिस्ट उस पाथ को शॉर्टकट कर देता है, कम कर देता है। तो भाई मेरा तो पाथ ये था, मुझे यहाँ से लेके यहाँ जाना है, तो कैटलिस्ट ने क्या किया, इस पाथ को ही, है ना, इस पाथ को ही शॉर्ट कर दिया। मतलब ये कह रहे हैं आप ऐसे मत जाओ, आप ऐसे जाओ। अगर आप ऐसे जाओगे तो ज़्यादा से देखो, ये है ना, पहले आपको इस रास्ते तक जाना था, इतना ऊंचे जाना था, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी। अब आपका रास्ता बदल दिया, यानी अब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना। तो कैटलिस्ट ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो जो मॉलिक्यूल पहले यहाँ तो पहुँच गए थे पर थक गए थे कि बस अब तो नहीं जा सकते, वो वापस नीचे आ जाते। लेकिन अब जो यहाँ पहुँच गए वो तो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो भाई हाँ, ये तो अच्छी चीज़ है ना। मान लो पहले यहाँ जो है, यहाँ पहुँचने में 70 मॉलिक्यूल ही पहुँचते थे, लेकिन यहाँ तो 100 मॉलिक्यूल पहुँच जाते थे। तो पहले अगर 70% मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते, तो अगर मैं इस पाथ को नीचे कर दूँ, इस बैरियर को नीचे कर दूँ, है ना, ये रास्ता छोटा कर दूँ, तो जो 100 मॉलिक्यूल पहुँचे थे वो कहेंगे अच्छा हम तो घर ही पहुँच गए। ऐसे तो कैटलिस्ट ले दे के सीधा सा आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथ, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथ, अल्टरनेट पाथ फॉर केमिकल रिएक्शन। एक तो रास्ता ही बदल देता है, और दूसरा फोन देना मुझे, है ना। एक तो कैटलिस्ट क्या करता है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, और दूसरा तो बच्चे आप बताएंगे कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। उस बैरियर को छोटा कर देता है, जो हमें रास्ता पार करना था उस बैरियर को कैटलिस्ट क्या कर देता है, छोटा कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक, क्लियर है। तो दोनों बातें समझ में आ गई, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी देखो कम है ना, अब नई एक्टिवेशन एनर्जी ये है, यहाँ ले लो, चलो ये है, और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में आपको समझ में आ रही है ये है। तो कैटलिस्ट ने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या किया, कम कर दिया। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्लियर है, और कैटलिस्ट का रोल क्लियर है, और अरेनियस इक्वेशन क्लियर है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स बी, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलो जूल पर मोल। तो बेटा माइनस का 4.2 मतलब एक्सोथर्मिक। लास्ट टर्म में मैंने सिखाया था कि अगर डेल्टा एच दिया हुआ है तो डेल्टा एच की वैल्यू होती है ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, है ना। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड। ठीक है, अब आपसे कहा गया द एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6, द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द रिएक्शन शोन इन द फॉलोइंग ऑप्शन। तो भाई ये नीट 2021 में पूछा गया है ना। अब इसके डेटा से तो मुझे लग रहा है कि एंथैल्पी जो है वो माइनस का 4.2 है। क्लियर? अब देखो आंसर नेगेटिव कब आएगा, जब बैकवर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, फॉरवर्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तभी होगा, है ना। तो अगर फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बच्चा 9.6 है तो बैकवर्ड की 9.6 में 4 और ऐड कर दो, तो कितना हो गया 13 और 13.8 हो जाएगी। तो मुझे ऐसा ग्राफ सेलेक्ट करना है जिसमें बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो और फॉरवर्ड की कम हो, है ना बेटा। अगर ई ए बैकवर्ड जो है वो इस रिएक्शन में इस केस में ई ए फॉरवर्ड से ज़्यादा होगा तभी तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, है ना। डेल्टा एच तो मुझे माइनस का 4.2 दे रखा है, तो मैं कहूँगी हाँ। तो भाई डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, यानी बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, फॉरवर्ड कम है, तो ग्राफ ढूंढो। तो पहले ग्राफ में तो लग रहा है देखो फॉरवर्ड ज़्यादा है ना, ये क्या होता है ई ए फॉरवर्ड, और ये क्या होता है ई ए बैकवर्ड। तो मैं तो वो ढूंढ रही हूँ जिसमें ई ए बैकवर्ड ज़्यादा हो, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा तो मैं कह रही हूँ हाँ दूसरा मैच हो रहा है, देखो फॉरवर्ड तो कम है और बैकवर्ड जो है वो ज़्यादा है, ये तो मैच कर रहा है। यहाँ देखो तो यहाँ लगभग सेम ही है, यहाँ थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो ये तो माना नहीं जाएगा, तो थर्ड तो सही नहीं। फोर्थ में तुम्हें फिर लगेगा कि हाँ देखो ई ए फॉरवर्ड ज़्यादा और बैकवर्ड कम है,
हम क्या ढूंढ रहे हैं, सॉरी हम ढूंढ रहे हैं ई ए बैकवर्ड ज़्यादा है, तो ई ए बैकवर्ड ज़्यादा कहाँ है, वो तो मिला ही नहीं, फिर तो फॉरवर्ड ज़्यादा है ना, यहाँ पे भी नहीं मिला, तो मुझे यही ग्राफ मिला जहाँ ई ए फॉरवर्ड की वैल्यू लेस है ना, और ई ए बैकवर्ड की वैल्यू क्या है, मोर है। बस ये चीज़ मुझे ढूंढनी थी, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 2। क्लियर है, समझ में आ गई बात है ना, सिंपल सिंपल सा थ्योरी पे बेस्ड है, या क्या बोलते हैं ग्राफ अगर आपको बनाना आता था तो आपका क्वेश्चन वैसे ही बन जाता। क्लियर, देखो इतने सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला देखते हैं, देखो ये सवाल आपका एनसीईआरटी इंटेक्स का है। अब देखो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा कॉलिजन थियरी पे आ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं इसको। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक, 3 टॉपिक थे हमारे पास। देखो अरीनियस जो हमने पहले से पढ़ रखा है, उसके क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं और भी। फिर क्या था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का कॉन्सेप्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है वो, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक जो है बच्चा वो है कॉलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कॉलिजन, कोलोइड करना, टकराना, स्ट्राइक करना, तो मैक्स स्ट्राउड्स और विलियम लुइस ने ये कॉन्सेप्ट दिया है केटीजी पे बेस्ड। इनका मानना है कि भाई आप एक केमिकल रिएक्शन में, गैसियस रिएक्शन की बात चल रही है, गैस मॉलिक्यूल्स को सॉलिड स्फीयर कंसीडर करो। एक केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, कोलोइड करेंगे, तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। कोलोइड कर करके वो अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर लेते हैं। तो टकराना जरूरी है, विदाउट कोलिजन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केटीजी में भी तो यही था, गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड स्फीयर से जब एक दूसरे से टकराते हैं तो एनर्जी लॉस नहीं होता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, फिर उन पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता है, फिर टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है। तो ये भी सारी बातें वही कह रहा है ना। तो इनका मानना है कि पहले तो आप ऐसा करो, एक गैसियस केमिकल रिएक्शन की बात करो, वहाँ गैस मॉलिक्यूल्स को सॉलिड स्फीयर मान लो। दूसरा पॉइंट क्या, आप ऐसा मानो कि जब तक एक दूसरे से टकराएंगे नहीं ना, तब तक रिएक्शन नहीं होगी। तो कोलिजन्स जो है जितनी ज़्यादा होंगी रिएक्शन ज़्यादा होगी, है ना। उनके जितने टकराने के चांसेस ज़्यादा होंगे, एक दूसरे से कोलोइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो एक फैक्टर आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। इनका कहना है 1 सेकेंड में, है ना, या पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट वॉल्यूम में 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी कोलिजन्स हो जाती है। Number of collisions between reactant molecules in per unit time in per unit volume, उसे आप बोलेंगे collision frequency। तो देखो मैक्स स्ट्राउड्स और विलियम लुइस ने collision theory प्रपोज करा था, KTG पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड स्फीयर है और केमिकल रिएक्शन जो है वो इनके बीच में कोलिजन्स की वजह से ही होती है। फिर नंबर ऑफ कोलिजन्स अमंग गैस मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम एंड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इक्वेशन भी दे रहे हैं आपको कि आप ऐसा करो, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन ले लो, A + B गिव्स प्रोडक्ट। तो हमें इतना तो क्लियर है कि भाई जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी या कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रेट पे असर होगा या स्पीड बढ़ेगी। साथ में ये इंक्लूड करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। कोलिजन थियरी का मानना है कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो ओके, रेट पे असर डालेगी, साथ साथ में एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो वो बैरियर है जिसको क्रॉस करना है, तो बैरियर तो बताओ कि इतनी टकरे करनी पड़ेंगी, इतना ऊंचा पहाड़ है तो इतना टकराना पड़ेगा, तब तो जाके कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, रेट इक्वल्स टू ZAB e⁻⁻ तो हम कहेंगे तो सुनी सुनी लग रही है, हमने भी तो यही पढ़ा था अरीनियस इक्वेशन, K = A e⁻⁻ तो अगर रेट कांस्टेंट के बराबर है, मान लो कंसंट्रेशन 1 कर देती हूँ, तो कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन हो तो रेट और रेट कांस्टेंट बराबर हो जाता है ना। और 0 ऑर्डर में तो वैसे ही रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो चलो मैं K मान लेती हूँ। ZAB मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड B, क्योंकि अगर आप बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात कर रहे हो, पहले से बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है, तो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन में A और B के बीच में जितनी टकरें होंगी 1 सेकंड में 1 लीटर कंटेनर में, वो हम कह देंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
नाउ स्टूडेंट्स ई ए बाय आर टी, माइनस का ई ए बाय आर टी, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये है उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या ज़्यादा है, कम नहीं है, उतनी तो है ही जितनी हमें चाहिए या उससे ज़्यादा है, क्योंकि हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने पढ़ लिया था कि 10 डिग्री बढ़ाओ तो हमारा ग्राफ आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो वो मॉलिक्यूल भाई पार्टिसिपेट तो वही करेगा ना जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो, और रेट उसी पर डिपेंड करेगी, जो एक्टिव है, जो पैसिव है उसे क्या लेना देना। तो ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी है ना, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी, क्या है तो हम कहेंगे या तो इक्वल है या तो भाई या तो इक्वल है या एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है तो हम कहेंगे कम है, सॉरी ज़्यादा है, उसे हमने कंसिडर करा है, क्या कंसिडर करा है, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को आर्हेनियस से कंपेयर कर लेती तो देखो, this equation explains the reaction occurring between simple molecules but does not explain reaction between complex molecule because all the collision produce or because not all collision produce products। भाई देखो है ना, जितनी भी टक्करें होंगी सबसे प्रोडक्ट थोड़ा ना बनेगा, टक्कर जो इफेक्टिव होगी उसी से ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तुम्हें बताना है कि भाई ले दे के दो बातें हैं, ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स, only effective collisions produce product। अब इफेक्टिव कोलिजन मतलब सही दिशा में, सही ओरिएंटेशन में, है ना, कोलिजन इन प्रॉपर डायरेक्शन एंड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक तो डायरेक्शन सही होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, वही कोलिजन मेरे काम की है जो एक सही दिशा में है और एक सही ओरिएंटेशन लेके चल रही है ना, प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट। प्रॉपर डायरेक्शन प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने वाला कोलिजन ही प्रोडक्ट बनाएगा, बाकी सब कोलिजन काम की नहीं है। ठीक है, चलो मान लेते हैं भाई, प्रॉपर डायरेक्शन भी ले लेते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी ले लेते हैं। अब कैसे, तो देखो मान लो आपको मैंने कहा कि भाई देखो H2 + I2 गिव्स 2HI, और वो भी मैंने तुम्हें कहा था देखो पहले इनकी बॉन्ड्स लूज हो जाएंगे, है ना, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा और 2HI। तो ये तो आर्हेनियस का पोस्टुलेट लग रहा है, उसने कहा था रिएक्टेंट टकराएंगे, लूजली बॉन्डेड स्पीशीज बनेगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, देन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो कहेंगे हाँ ये तो सब हम जानते हैं, कोलिजन थ्योरी भी तो कुछ ऐसा ही कह रहा है, बस वो इस चीज़ को उड़ा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ वो कह रहा है कि जितनी ज़्यादा कोलिजन, जितनी सही दिशा में कोलिजन, जितना प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को उड़ा लेते हैं, भाई ठीक है ये चीज़ तो नहीं है लेकिन ये तो पक्का है 2HI। तो कोलिजन थ्योरी का मानना है, मान लो H2 और I2 ऐसे टकराए, ये H2 और ये I2, तो हम कहेंगे भाई ऐसे टकराओगे तो रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन। लेकिन अगर H2 और I2 ऐसे टकराए, है ना, ये H और H और ये I और I, अब देखो बोला नहीं इसे ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, लेकिन हमें कुछ आइडिया तो लग रहा है ना कि H और H हेड टू हेड टकराया है और ये I और I भी इसके साथ हेड टू हेड टकराया है, है ना। तो ये जो है ये प्रॉपर डायरेक्शन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है ना, और यहाँ जो है वो HI बनने का चांस है और एक और HI बनने का भी चांस है, दो है ना, तो HI बनने का चांस है ना, प्रॉपर डायरेक्शन है और ये हमारी इफेक्टिव कोलिजन है। तो सिर्फ ये चीज नहीं कंसीडर करेंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोलिजन्स ग्रेटर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, because all the collisions are not effective collisions because they do not proceed in proper direction, proper orientation। अगर आप सही दिशा में ही नहीं टकराओगे तो मतलब क्या हुआ, है ना। तो H यहाँ है
और आई इसके बिल्कुल हेड टू हेड टकराया तब तो समझ में आता है। अब H इधर है और आई इधर से आके टकरा रहा है, इधर से आके टकरा रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसा नहीं। सेम चीज़ हमने, अगर आपने याद हो तो हमने SN2 मैकेनिज्म में पढ़ा था बच्चे। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो ये CH3Br है ना, और इसकी रिएक्शन OH माइनस से करानी थी, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके थे, है ना। या तो हम क्या करते कि देखो ये CH3Br है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आपका न्यूक्लियोफाइल जो है ये डायरेक्ट यहीं से आ जाता इससे टकराने। तो माइनस और आयनस में इतना तगड़ा रिपल्शन है तो ये रिएक्शन होती ही नहीं, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होती? तो हम कहते हैं डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है ना, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, नॉट प्रॉपर डायरेक्शन, सही दिशा में टकराए नहीं तो मतलब नहीं। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा सोचता कि भाई ये CH3Br है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये ओपोजिट डायरेक्शन से आके टकराने की सोचता, है ना, बैक साइड अटैक। अगर ये ऐसे सोचता कि भाई ठीक है Br तो इधर है ना, यहाँ तो रिपल्शन खाऊंगा, मतलब नहीं, विपरीत दिशा से चला जाता हूँ, तो शायद एक ट्रांजिशन स्टेट बनती। तो हम कहते हैं हाँ बनती ही है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और फिर ये आपका क्या हो गया OH माइनस, ठीक है। और इसके बाद में ये आपका आंसर हो जाता है CH3OH और Br माइनस, ठीक है। तो हम कहेंगे वहां तो नहीं, लेकिन यहाँ रिएक्शन हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये एक सही दिशा में हुई, प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना। तो भाई ये इफेक्टिव कोलिजन था, है कि नहीं। ये जो कोलिजन था ना बेटा, ये क्या था? तो ये इफेक्टिव कोलिजन है, सही दिशा में होने वाला कोलिजन। ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है तो नहीं बना, ये बना। कहीं ना कहीं कोलिजन थियरी भी ठीक बात कर रही है ना, कि सिर्फ लूजली बॉन्डेड स्पीशीज बनेगी, पुराने बॉन्ड लूज हो जाएंगे, वो सब ठीक है। अगर एक प्रॉपर एनर्जी लाए हो तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन सही बात तो ये है, जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेंगे, टकराएंगे नहीं, प्रोडक्ट बनने का कोई चांस नहीं। तो टकराएंगे तब बनेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट बनेगा। टकराने के लिए दिशा और ओरिएंटेशन, डायरेक्शन और ओरिएंटेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तब कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है भाई। नई चीज़ है ये, है ना। अब देखो, टू एक्सप्लेन इफेक्टिव कोलिजन अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर। भाई अगर तुमने तो बाई मॉलिक्यूलरी पढ़ा और आपने इक्वेशन दे दिया, है ना। अगर मैं कहूँ कि नहीं एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल है, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर ले लो तो आपका इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। रेट इक्वल्स टू P Z e की पावर माइनस EA/RT। तो आपको ये भी इक्वेशन याद रखना है बच्चों। यहाँ P क्या है? तो भाई P प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। 2 मॉलिक्यूल में तो चल जाता है, लेकिन 3 मॉलिक्यूल में टकराने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई A और B है, तो A से B टकराएगा या B से A टकराएगा, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, है ना। चाकू चाहे खरबूजे पे गिरे, चाहे खरबूजा जाके चाकू पे गिरे, फर्क क्या पड़ेगा? खरबूजा तो कटना ही है ना। तो जब 2 ही है तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन A, B और C 3 जने हैं, तो 3 जने हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या A B से टकरा रहा है और फिर B से C टकरा रहा है, तब तो शायद प्रोडक्ट बन जाए। लेकिन ऐसा हो गया कि C जाके A से टकरा रहा है और फिर AC बन के B से टकरा रहा है, फिर कोई काम का ही नहीं हुआ। या B जाके पहले C से टकरा गया, फिर BC मिल के A से टकरा गया, तो ये तो थोड़ा टेंशन हो गया, और 4 में तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो जहाँ पे आपके पास मल्टी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है या मोर देन बाई मॉलिक्यूलर है, बाई 2 मॉलिक्यूल से ज़्यादा है, तो वहाँ हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। ये थोड़ा गेस कर लेता है ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, शुड बी करेक्ट एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ये आपको जानकारी देता है कि भाई इतने चांसेस है, इतना % चांस तो है कि भाई A से B टकराएगा ही टकराएगा, क्योंकि A, B और C, समझे ना। A B था तो लड़ाई नहीं थी, A जाके B से टकराए तब भी प्रोडक्ट बनने का चांस है, B जाके A से टकराए तब भी प्रोडक्ट बनने का चांस है। लेकिन A, B, C 3 हो गए तो हम कहेंगे 1/3 चांस है A और B के टकराने का, है ना। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी काउंट करके देगा कि आपकी रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए A B चाहिए कि A C चाहिए कि B C चाहिए। तो ठीक है, हम एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर ले लेते P। सिर्फ इक्वेशन याद करिए, ज़्यादा डिटेल में खपना नहीं। अब देखो,
कोलिजन थियरी की इक्वेशन जो थी वो थी रेट इक्वल्स टू जेड ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और अरेनियस इक्वेशन था के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इसमें मत परेशान होना कि यहाँ तो रेट है और यहाँ के है। रेट इक्वल्स टू क्या होता है, के इंटू कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में 1 कर देती हूँ और कोई भी ऑर्डर हो आंसर, तो रेट और के बराबर हो गया। ठीक है, तो मैं यूनिट कंसंट्रेशन है ना, पर यूनिट क्या बोलते हैं, 1 मोल पर लीटर पे बात कर रही हूँ, तो हम कहेंगे तब ए की वैल्यू जेड के बराबर आएगी। तो ये मैं तुम्हें डे 1 से कह रही हूँ कि अरेनियस कांस्टेंट या बेटा अरेनियस फैक्टर जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो मान लो कोई न्यूमेरिकल में फंस जाओ और वो तुम्हें कहे कि ऐसा करो कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालो, और तुम्हें नहीं याद हो तो तुम अरेनियस कांस्टेंट निकाल देना, आंसर सेम रहेगा, दोनों बराबर ही तो है इसलिए। ठीक है, ये अरेनियस फैक्टर जो है एक तरह से वही कह रहा है नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट वॉल्यूम। भले ही उसे कोलिजन की बात नहीं करी पर मतलब तो सेम ही निकल रहा है, बात तो ठीक है। तो सपोर्ट करता है अरेनियस इक्वेशन कोलिजन थियरी को फुल्ली। ठीक है, आगे आती ट्रांजिशन स्टेट थियरी है ना, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया कोलिजन थियरी में, तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है इससे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जब आएगा आपके सिलेबस में हायर क्लासेस में तब डिटेल में पढ़ लेना, फिलहाल तो आपके यही थियरी कोर्स में है। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं बच्चों। हाँ, अब ये क्वेश्चन करना था आपको एनसीईआरटी का, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अब मेरे पास एक रिएक्शन है, देखो 2HI गिव्स H2 प्लस I2। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी यानी E, इसकी वैल्यू है 209.5 किलो जूल पर मोल। तो किलो को मैं 10 की पावर 3 कर देती हूँ, ठीक है, जूल पर मोल। नाउ कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये मैंने तुम्हें अभी बताया था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, या तो इनकी एनर्जी ये है एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन ये वाले मॉलिक्यूल या ग्रेटर देन ये वाले मॉलिक्यूल, इस फ्रैक्शन को मैं x मान लेती हूँ। तो भाई इसकी वैल्यू तो ये होनी चाहिए ई पावर माइनस ई बाई आर टी, है ना। वो फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी, वो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज़्यादा है, उसकी वैल्यू तो ई की पावर माइनस ई बाई आर टी। ठीक है, अच्छा ये बच्चे ये सवाल जो है ना, ये जो टॉपिक है ये वाला फ्रैक्शन, ये लास्ट ईयर सीबीएसई एग्जाम्स में आ चुका है बच्चों। अभी चल रहा है आपका 2025 का पेपर होगा ना, तो 2024 वाले पेपर में ये सवाल था मल्टीपल चॉइस में कि फ्रैक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी वैल्यू है ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। समझे मेरी बात, क्लियर? तो पढ़ के जाना इसको, अब तो पढ़ ही लिया है ना। अब देखो, तो मैं कहूँगी इसको सॉल्व कैसे करें, तो भाई ये तो एक्सपोनेंट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो मुझे लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ x की वैल्यू जो आई दैट इज e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। लॉग लेना दोनों डायरेक्शन में, तो भाई लॉग x इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो मैं x निकालना चाह रही हूँ तो पहले log x तो निकाल दूँ। ठीक है, तो भाई log x निकाल लेते हैं, तो माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना है 209.5 इंटू 10 की पावर 3, तो 209,500 डिवाइड बाय आर टी, आर की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर आपके क्वेश्चन में है ना, ये रहा 581। ठीक है, तो log x की वैल्यू अब माइनस में आएगा बेटा, 209,500 डिवाइड बाय 8.314। अब ये तो अपन को करना पड़ेगा, तो देखो मतलब इसका आंसर लिख देती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एंटी लॉग और लेना है। तो देखो इसका आंसर है तुम्हारे
कितना है भाई, माइनस का 18.83, ठीक है, माइनस का 18.83 या 18.8 ले लेती हूँ, ठीक है। अब फ्रैक्शन है Ne/Nt, यहाँ तो फ्रैक्शन मतलब नंबर है, मॉलिक्यूल्स की संख्या है, तो हम कहेंगे ठीक है, फिर नंबर है तो उसकी यूनिट तो होगी नहीं, तो आंसर 18.8 है ना। अब यहाँ छोड़ सकते हो, सॉल्व करना है तो और सॉल्व करो, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, तो मैं कहूँगी एंटी लॉग माइनस 18.8, तो बेटा एंटी लॉग माइनस 18.8 होगा 10 की पावर माइनस 18 और 10 की पावर माइनस का 0.8, ठीक है। अब ये 0.8 माइनस का सेट नहीं हो रहा, प्लस का करना है, तो मैं इधर +1 कर देती हूँ, इधर -1 कर देती हूँ, तो x की वैल्यू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 0.2, ठीक है। 10 की पावर 0.2 मतलब 0.2 का एंटीलॉग, तो मुझे बताओ यहाँ लिखती हूँ, देखो थोड़ा दिमाग लगाना, 10 की पावर 0.2 मतलब एंटीलॉग ऑफ 0.2, ठीक है बेटा, एंटीलॉग ऑफ 0.2, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम कहेंगे 0.3010, यानी एंटीलॉग ऑफ 0.3010, इसका एंटीलॉग लेऊंगी तो यहाँ एंटीलॉग लेऊंगी तो हट जाएगा, तो एंटीलॉग ऑफ 0.3010 कितना होता है 2, समझे ना, वापस समझो, log 2 की वैल्यू कितनी होती है ना, तो log 2 होता है log 2 होता है, तो मैं कहूँगी 0.3010, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं एंटीलॉग ले, तो देखो इधर एंटीलॉग लॉग हट जाएगा, इधर एंटीलॉग लेऊंगी तो इधर भी तो एंटीलॉग लेऊंगी ना बेटा, तो एंटीलॉग लॉग कैंसिल, तो एंटीलॉग ऑफ 0.3010 कितना आया 2, तो 0.3 का एंटीलॉग 2 होता है, तो 0.2 का एंटीलॉग 2 से कम होगा, काफ़ी कम होगा, तो मुझे पता है आंसर जो है यहाँ 2 से कम है, ठीक है। चाहे आप तुम 1.5 कर दो, 4 कर दो, 6 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से कम रखना है, तो मैं लमसम लिख रही हूँ, तो x की वैल्यू जो लमसम होगी दैट इज 1.4 या 1.5 लिख दो, 10 की पावर -19, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, और वैसे मल्टीपल चॉइस में आता है जेई में या नीट में, तो 10 की पावर -19 जहाँ है वही फाइनल आंसर है, दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो समझ में आ गया, फिलहाल तो एनसीईआरटी से लिया है हमने। नेक्स्ट देखो, an increase in the concentration of reactant of a reaction leads to change in, और 2020 में सवाल आ चुका है, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाती हूँ, तो हमने पढ़ा तो था कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये पढ़ा तो था हमने, है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन। और वैसे भी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ा दो स्पीड बढ़नी चाहिए, एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, तो ऐसा क्या होगा, तो मैं कहूँगी भाई कॉलिजन थ्योरी तो यही बोल रही थी कि ए और बी लिया तो ए बी टकराएंगे और रिएक्शन होगी, तो ए और बी ज़्यादा ले लो तो ज़्यादा टकराएंगे, और ज़्यादा ले लो तो और ज़्यादा टकराएंगे, तो कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो क्या चीज़ बढ़ सकती है कि स्पीड बढ़ जाए, तो मैं कहूँगी सिर्फ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा टक्करों की संख्या होगी, उतनी ज़्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी रेट बढ़ जाएगी, ये चांस तो है, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स होती है, इतनी एनर्जी चाहिए, है ना भाई। तुम्हारे मान लो कि नीट के कट ऑफ जो है वो फिक्स कर दिया उन्होंने, 650 वाला ही डॉक्टर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, तो कट ऑफ तो फिक्स है ना। अब एग्जाम में 25 लाख बैठे चाहे 30 लाख बैठे, उससे क्या मतलब, कट ऑफ तो आपका जो दे दिया वो दे दिया, इस तरह से। तो एक बैरियर जो आपको क्रॉस करना है, या क्वालिफाइंग मार्क्स तो फिक्स रहते तो चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, तो एक बैरियर तो फिक्स हो गया। अब आप यहाँ संख्या बढ़ाओ, उससे कई फर्क पड़ेगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो शायद रेट बढ़ जाए, और शायद क्या बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थियरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। अब ये 2015 नीट का सवाल है। देखो अगर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी तो मेरे पास एक फॉर्मूला था ना, ln k इक्वल्स टू क्या था भाई, ln a माइनस EA/RT, और मैं कुछ ऐसा बोलूँ तो अगर मुझे ln k और 1/t के बीच में ग्राफ दे दिया जाए तो ये तो स्लोप था, और स्लोप से मैं एक्टिवेशन एनर्जी आराम से कैलकुलेट कर लेती।
तो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना होगा, तो मैं कहूँगी ln k और 1/t। तो ln k और 1/t, हाँ ये ना फर्स्ट ऑप्शन है ना आपका, ln k वर्सेस 1/t, यहाँ से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन डजंट चेंज, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, ईदर ए और सी। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि एंजाइम और बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है, तो लिविंग बॉडी के अंदर स्पीड अप करनी होती है ना, स्पीड बढ़ानी होगी। तो एंजाइम का तो काम है कि एंजाइम एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, है ना, या एक नहीं 1,00,000 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को 1 मिनट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है। तो उसका तो काम इतना ही है, एक्टिवेशन एनर्जी डाउन करना, स्पीड को अप करना। ठीक है, तो रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन सिर्फ एक ही एक चॉइस है हमारे पास, इंक्रीज हो सकती है और कुछ भी नहीं। फिर रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है भाई, मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट है 1.5 इंटू 10⁻⁻²। कंसंट्रेशन जो है मेरे पास, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है ना, वो है 0.5 और मुझे t½ कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहला फॉर्मूला तो ये सेट होगा, रेट इक्वल्स टू k r⁻⁴। तो k होगा रेट यानी 1.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 0.5। ठीक है भाई, पॉइंट उड़ा दो ये, तो k आ गया मेरे पास 3 इंटू 10⁻⁻²। नाउ स्टूडेंट्स t½ बताना है, ये मिनट ही चल रहा है ना। ठीक है, तो t½ होता है 0.693 अपॉन k। तो k तो है मेरे पास 3 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो गया 69.3 डिवाइड बाय 3। तो 23 मिनट के आसपास मेरा 23.1 हो जाएगा ना, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, है ना। तो 23.1 मिनट जो है दैट शुड बी हाफ लाइफ पीरियड। तो बच्चे ये भी सवाल आपका नीट 2004 का है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखिए। नेक्स्ट देखो, रेट कांस्टेंट k of the first order reaction when the initial concentration C0 and concentration Ct at time t is given by the equation। अब मेरे पास ये इक्वेशन है kt इक्वल्स टू log C0 माइनस log Ct। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इफ वी प्लॉट। अब मैं किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करूँगी, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो देखो C0 की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, C0 क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जो मैं लेंगी वो तो फिक्स रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं समय के साथ। बदलेगा क्या, तो मैं कहूँगी टी चेंज होगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब आएगा, तो देखो Ct इधर ले लेती हूँ, तो log Ct इक्वल्स टू, तो मैं कहूँगी log C0 माइनस Kt या माइनस Kt प्लस log C0। ठीक है, अब अगर मैं टाइम, है ना, इसको एक्स एक्सिस पे रख दूं, तो अगर मैं टाइम और यहाँ वाई एक्सिस ले लूँ, log Ct के बीच में ग्राफ खींचूँ, ठीक है, तो ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, प्लस नेगेटिव स्लोप, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, तो स्ट्रेट लाइन तो आ जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ बिटवीन log Ct वर्सेस t, तो C0 तो लेना ही नहीं था, है ना, log Ct वर्सेस t के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे बच्चे, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा विद नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो ये सवाल है आपका 2002 का ट्रिपल ई का। देखो सिंपल एनसीईआरटी कर रहे हो, क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। नेक्स्ट देखो, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट k ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ अरेनियस इक्वेशन। तो हमें यहाँ अरेनियस इक्वेशन तो पढ़ रखा है, k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस EA बाय RT। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकाली थी, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, यहाँ क्या लिया था log k और वहाँ क्या लेना था 1/t, तो ग्राफ का जो स्लोप था उससे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम कहेंगे हाँ ग्राफ से निकालना है तो
ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। तो भैया तो आप ग्राफ दे दो उससे, और अगर आप ग्राफ नहीं दोगे तो आपको एक रिलेशन याद है ना बेटा, log K2/K1 इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये भी तो दूसरा तरीका है, या तो ग्राफ दे दो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे K की वैल्यू के साथ तो आ जाएगा, नहीं तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट दे दो, हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इवैल्यूएटिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, कॉलिजन थ्योरी वाले सवाल कहाँ चले गए भाई। चलो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, तो ये तो कुछ ऐसा फॉर्मूला था 0.693 अपॉन के, तो टी हाफ तो कांस्टेंट था, है ना। तो हाफ लाइफ जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो आई नहीं हमारे फॉर्मूले में, तो 0 पावर, फर्स्ट पावर तो होगा नहीं, है ना। अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चलो, है ना, ये हो गए हमारे कुछ PYQs जो हमने केमिकल काइनेटिक्स की अभी थियरी पढ़ी थी, अरेनियस पे, कॉलिजन पे, एक्टिवेशन एनर्जी पे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर कंप्लीट है ना। मैंने आपको सोल्यूशन करा दिया है, रिडॉक्स रिएक्शन करा दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दिया है, इंग्लिश में बता रही हूँ, हिंदी में भी रिडॉक्स पढ़ाया था, इलेक्ट्रो करा दिया है और काइनेटिक्स करा दिया है। चारों चैप्टर आपके अच्छे से हो जाने चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री है, अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छे चैप्टर से इन पे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नया चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई प्रॉब्लम के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।